नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज हम काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह के इस सुंदर से पटल पर साक्षात्कार के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ में आदरणीय भाई मनमोहन शर्मा शरण जी हैं, जो पत्रकार, मीडिया प्रभारी, संपादक, और हमारे साथ में हैं अरुणा पाठक आभा जी, डॉक्टर अरुणा पाठक आभा जी, जो रीवा मध्य प्रदेश से हैं और इनको आप जानते हैं। आदरणीय भाई मनमोहन शर्मा जी, इनका नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में फेमस है इनका नाम। और इनको राष्ट्रपति से राष्ट्रपति क्या से बोलते हैं, पुरस्कृत भी है। और साथ ही रेखा जी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आपको। हाँ, और साथ ही मनमोहन शर्मा शरण जी को, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले हैं और एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काफी अच्छी पहचान बनाई है, जो कि संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं और कहा जाए तो प्रकाशक भी है। और लगातार इनके साझा संकलन हैं जो प्रकाशित होते रहते हैं। अनुराधा प्रकाशन, मैं तो लगभग जब से जानती हूँ और जब से मैं इस काव्य क्षेत्र में आई हूँ तब से अनुराधा प्रकाशन का नाम सुनती आई हूँ और जानती भी हूँ, और एक दो बार पहले इससे जुड़ी भी हूँ, मेरी रचनाएं भी आई हैं। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं आपको परिचित करवाती हूँ आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी, नई दिल्ली से। स्वागत है सर आपका। मनमोहन शर्मा शरण अनुराधा प्रकाशन एवं उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय पाक्षिक पत्र परिवार की ओर से काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह के सभी सदस्यों, विशेषकर आज के आयोजन की संचालिका डॉक्टर अरुणा पाठक जी तथा समूह की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी को नमन, वंदन एवं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं आपका परिचय और सभी का परिचय करवाती हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हंसती मुस्कुराती हुई रेखा जी, जो अपने नाम के साथ साथ एक पहचान आज बनाई हुई है, 150 घंटे का लाइव, और साथ ही अनवरत रूप से जो साहित्य की सेवा में लगी हुई हैं, उनको अभी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस सुंदर और शानदार काव्य हिंदुस्तान के पटल पर। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं चाहती हूँ कि रेखा जी जरूर दो शब्द कहें, और इसके साथ हम अपने कार्यक्रम की गरिमा में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुंदर अरुणा जी, मैं सभी दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन जैसे वार्षिक उत्सव के बाद से हमारा ये परिचर्चा कार्यक्रम बंद था। तो इसका कारण था कि डॉक्टर अरुणा पाठक आभा जी की आईडी हैक हो गई थी, मोबाइल आईडी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने परेशानी झेली है। और अरुणा जी हमसे दूर हो गई थी। हम सोच करके हम परेशान थे कि अरुणा जी से कैसे मिलेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूंगी, अपनी मोबाइल की चाहे अपनी कोई भी डिटेल कोई भी हो, मतलब आपको लगेगा कि ये हमारी जान पहचान का है, लेकिन हो सकता है उनकी आईडी हैक हो चुकी हो और आपसे आपकी जानकारी लेना चाह रहा हो, तो उससे आप सावधान रहे। और जब तक अगर आपने उनसे फोन पर बात की है, अगर आपके पास उस तरह से कोई मैसेज आते हैं, तो आप फोन के द्वारा उनसे वार्तालाप करके ही, संतुष्ट होकर के ही कुछ अपना दे, नहीं तो अन्यथा आपको बहुत परेशानी होगी और आपकी आईडी के द्वारा और लोगों को गालियां दी जाएगी, लोगों से पैसे लिए जाएंगे। जो हमारे मित्र हैं वो तो समझेंगे कि हम रेखा शर्मा को दे रहे हैं, चाहे अरुणा जी को दे रहे हैं, चाहे मनमोहन जी को दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे हम तक नहीं आते हैं। वो तो कोई और लुटेरा जो है वो लूट के चला जाता है। 1 मिनट रेखा जी, कोई आया कौन है? जरूर। तो आप सभी सतर्क रहें, क्योंकि ये
बहुत ही बड़ा इसका नेटवर्क है। मतलब इतने इतने नंबर आते हैं अलग अलग नंबरों से कि हमें पहचान नहीं होती। हमारे पास फोन आएगा कि हम केबीसी से बोल रहे हैं, आपका चयन हो गया है, आप इतने पैसे भेजिए, या हम महिंद्रा एंड महिंद्रा से बोल रहे हैं, आपके इनाम निकला है। और हम थोड़े से लालच के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। बहुत तो बहुत इसके धन्यवाद लिए रेखा जी। सावधान। और और आपने अब जो मैं बात मंच अरुणा जी को देना चाहूंगी। अरुणा जी, अब मंच संचालन करिए आप। बिल्कुल रेखा और जी, आपको आज बहुत आपने बहुत जो बात बधाइयाँ। बताई है, जो बात आपने कही है यहाँ पर, मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मैं खुद मतलब उस भंवर में फंस चुकी थी और उससे निकलने में मुझे 1 महीने का टाइम लगा है मित्रों। तो मैं बिल्कुल आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप भी मैसेंजर के द्वारा या किसी भी माध्यम से कोई ऐसा मैसेज आपको प्राप्त होता है तो आप 100 बार उसको कंफर्म करें और किसी को पैसे देने से पहले, ओटीपी देने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि यदि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और 1 महीने के बाद यहाँ आई हूँ तो इसी रीजन के कारण कि मैं खुद इतना परेशान हुई और साथ ही साथ मेरे मित्र भी बहुत परेशान हुए, तो उन सभी से मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। और साथ ही आज हमारे जो यहाँ पर अतिथिगण जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे जो दर्शक गण यहाँ जुड़े हुए हैं उनका मैं भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मृत्युंजय जी यहाँ जुड़े हुए हैं, पूनम जी जुड़ी हुई हैं, गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज शख्सियत विशेष में हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो अंतरराष्ट्रीय शख्सियत है और जो बड़े बड़े ओहदे प्राप्त सभी व्यक्तियों से जिनका मिलना हुआ है और आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनसे मुलाकात कर पा रहे हैं और आज सबसे उनके किताबों के पन्ने खोल रहे हैं जो उनकी अनुभवों की किताब है। और उस अनुभव की डायरी को लेकर यहाँ मनमोहन शर्मा सर जी उपस्थित है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं 4 लाइन आपके लिए कहती हूँ और शुरुआत करती हूँ कि सहज नहीं होता, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्तित्व बनता है तो लंबे संघर्ष और लंबे परिश्रम का कारण होता है। तो मैं कहती हूँ कि हर सफलता के पीछे संघर्षों से भरी कहानी है। हर सफलता के पीछे संघर्षों से भरी कहानी है। और संघर्ष भूलकर लोग कहते देखो मनमोहन कितना भाग्यवानी है। सब कहते कि देखो मनमोहन कितना भाग्यवानी है। अरे चाह लो तुम तो पत्थर पर निशान आ जाएंगे। बस रस्सी की तरह तुमको बार बार रगड़ बनानी है। बस रस्सी की तरह तुमको बार बार रगड़ बनानी है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व, ऐसा ही कृतित्व और ऐसा ही एक सुंदर व्यक्तित्व जो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जिस तरह से आपने मेरे संबंध में ये बात कही है, इस पर मैं भी 2-3 लाइनें आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि बाधाएं, मेरा खुद का ये मानना है, चुनौतियां जीवन में आती हैं और चुनौतियों से व्यक्ति निखरता है। और जब एक बार आप चुनौतियों से जूझते हैं और आपको प्रभु कृपा, बस आपके अंदर ईमानदारी होना बड़ा आवश्यक है और प्रभु कृपा पर समर्पण होना आवश्यक है, फिर आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। बाधाएं आती है जब भी मार्ग में, बाधाएं आती हैं जब भी मार्ग में मजबूत इरादे हो जाते हैं। दूर भले हो मंजिल कितनी, लेकिन हम चलते जाते हैं। और बहुत सुंदर 2 पंक्तियां और मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि जिन परेशानियों से डरते हैं सब, उन परेशानियों ने मुझे पाला है। किस्ती डगमगाई जब भी भंवर में, श्री श्याम ने उसे संभाला है।
बहुत सुंदर खाटू श्याम के आप आध्यात्मिक पत्रिका का 16 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने निरंतर संपादन किया हो और अनवरत रूप से आज भी कर रहा हो, तो उससे ऐसी आध्यात्मिकता और ऐसी तेज और प्रखरता तो उसमें होगी ही। और वैसे ही प्रखरता लेकर हमारे विद्वान अतिथि और विशिष्ट व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ और उनकी ही चंद लाइनों से मैं उनके व्यक्तित्व को दर्शाती हूँ कि वो एक सहज, सरल और कर्मठ और ईमानदार एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने, अगर बात करते हैं तो क्या राष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति, अभी सारे पन्ने खुलेंगे तो सारे पन्नों में डिटेल आएगा कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या फिर शीला दीक्षित जी हो या फिर हमारे राष्ट्र की कोई ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हो। और विदेश से भी आपने जो लोगों से मिला है, मुलाकात की है और अपना नाम किया। अनुराधा प्रकाशन का नाम बहुत दूर दूर तक जाता है और बहुत बड़े आयाम होता है। मुरारी जी बापू जी के साथ आपने अपनी किताब का विमोचन करवाया है। तो ऐसी शख्सियत और ऐसे व्यक्तित्व को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये काव्य हिंदुस्तान पटल का सौभाग्य है और हम सभी का सौभाग्य कि ऐसी शख्सियत हमारे सामने रूबरू हो रही है, जो संपादक भी है, जो पत्रकार भी है, जिसने पता नहीं कितने कवियों को पैदा किया है और जिसने कितने लोगों को सिखाया है और कितने जुझारू व्यक्तित्व का निर्माण किया है। ऐसे जुझारू व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित हैं, तो सभी से परिचय करवाती हूँ। और सभी लोग कह रही हैं, राधा वशिष्ठ जी बहुत खूब कहा। ज्ञानचंद मिश्रा जी लिख रहे हैं कि आदमी को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा है और ये पंक्तियां आपके लिए साभार होती है। मैं चंद लाइन सिर्फ आपकी लिखी हुई ही आपके व्यक्तित्व को कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपकी लाइन है वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा मन कहता है सच्चे का दो साथ, अंधियारा होगा नहीं हो दिया जब पास। मेरा मन कहता है सच्चे का दो साथ, अंधियारा होगा नहीं हो दिया जब पास। मानो तो सब पास है, सोचो तो सब दूर। प्रेम रस ना हो जहाँ, वहाँ रिश्ते हैं सब चूर। राधा मेरे मन बसो, करो सदा तुम बास। कान्हा दौड़े आएंगे तो से मिलन की आस। होनी तो होती वही जो विधि के है हाथ। सच्चाई का साथ दो, जीत तुम्हारे पास। प्यारे दिल्ली दूर नहीं, मन में रख विश्वास। सच्चे मन से प्यार है, रख पिया मिलन की आस। तेरा तो कुछ भी नहीं, करते हैं सब राम। फिर काहे चिंता करें, पूरे होंगे सब काम, पूरे होंगे सब काम। आपका व्यक्तित्व विशेष इन लाइनों से झलक रहा है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं और कितनी आपकी प्रतिभा है, जुझारू प्रतिभा है कि 16 साल से अनवरत आप जिस आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं और जिसको निरंतर चला रहे हैं। 11 वर्षों से आप उत्कर्ष मेल पाक्षिक जो पत्रिका चला रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं चाहती हूँ कि आपके डायरी के अनकहे पन्नों को खोलूं, आपसे रूबरू हूँ और आपकी शख्सियत से रूबरू हूँ और समझे कि कैसे आपका जुझारू व्यक्तित्व, कैसे आपका कर्मठ व्यक्तित्व हम सभी को प्रेरणा देता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ही अनुरोध करती हूँ कि हर व्यक्ति का बचपन एक नींव होता है और वो नींव
बचपन में ही गढ़ी हो जाती है और वो नींव ही सशक्त बनकर जो महल बनकर आज दिखाई दे रही है, शख्सियत बन के दिखाई दे रही है। तो क्या है उस नींव की असलियत, और आपसे ही शुरुआत करते हैं आदरणीय सर। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आपने आज मेरा चयन किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। जैसा आपने अभी कहा बचपन के बारे में, हमारे पूज्य पिताजी पंडित रमेश चंद्र शर्मा रामायणी जी, उनका निकास बड़ा गांव उत्तर प्रदेश से हुआ और वो दिल्ली आए अपने भाइयों के साथ और संघर्ष करते हुए अपना स्थान पहले इंदरपुरी दिल्ली में, फिर उसके बाद लाजवंती गार्डन में शिफ्ट हुए। और लाजवंती गार्डन में एक मकान में 6 भाई एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार था। और धीरे धीरे करके सबने अपने अपने मकान बनाए, अपने अपने जैसे नौकरियां, सरकारी नौकरी या अपनी योग्यता अनुसार अपने साधन प्राप्त किए। और वहीं लाजवंती गार्डन में मेरा जन्म हुआ 1969 में। और वहां से जब धीरे धीरे मतलब बड़े होने लगे, जैसे बच्चा समझने लगता है, तो तब से जब मेरा नामकरण हुआ तो बहुत बड़े पिताजी आध्यात्मिक रहे हैं और रामायणी का टाइटल उनको इसीलिए मिला था क्योंकि वो रामायण के पाठ निशुल्क करते थे। कभी कोई उन्होंने जैसे डेसू जैसे भ्रष्ट महकमे में भी उन्होंने सेवाएं दी, कार्यरत रहे, लेकिन कभी उन्होंने जिस चीज जो आजकल बड़ी आम बात हो गई है, रिश्वत लेना, ये सब करना, कभी उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और इसी ईमानदारी का फल है कि सभी लोग उनको जनकपुरी के अंदर, ज्यादातर उन्होंने काम जनकपुरी के अंदर किया और पूरे क्षेत्र में जनकपुरी से लेकर नारायणा, नारायणा से लेकर नजफगढ़, यहाँ पूरे क्षेत्र में वो प्रसिद्ध थे कि एक ही ईमानदार व्यक्ति है। मतलब बहुत कम ईमानदार व्यक्ति हैं जिनमें एक उनकी गिनती होती थी। तो उन्होंने बहुत बड़े स्वामी जी को बुलाया था मेरे नामकरण के लिए। तो तब उन्होंने मेरा नामकरण किया था मनमोहन चरण शर्मा। तो हो सकता है घर वालों को लगा हो कि बहुत बड़ा नाम हो गया, और उन्होंने फिर मनमोहन शर्मा चलता रहा। और फिर धीरे धीरे जैसे हमने शिक्षा की, उसके बाद बीकॉम किया, बीकॉम के बाद फिर शेयर मार्केट में काम भी किया। और शेयर मार्केट में प्रभु कृपा रही कि हमेशा अच्छे स्तर पे काम करने का मुझे अवसर मिला। जैसे भारत के नंबर 1 हर्षद मेहता रहे, तो दूसरे नंबर पे जिनका था नरेश अग्रवाल जी, ब्रिस कैपिटल के नाम से, वहां मुझे सेवाएं देने का अवसर मिला। तब तक मैं बीकॉम था। उसके बाद फिर संघर्ष की एक नई कहानी शुरू हुई। तो कहने का मतलब है फिर ये अभी चर्चाएं जब आप प्रश्न करेंगे उसके बीच में वो पन्ने भी खुलेंगे। लेकिन अभी फिर जब मैंने साहित्य के अंदर प्रवेश किया और साहित्य में करते करते मुझे कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आप कविता भी कहते हैं और ये आपने स्क्रिप्ट भी लिखी है, जैसे 1-2 फिल्म भी हमने बनाई है, शॉर्ट फिल्म, और स्क्रिप्ट भी हम लिखते हैं। और आप संपादकीय तो लगातार 16 वर्ष आध्यात्मिक पत्रिका में, और अभी आपको लगातार हो गए निरंतर 12वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं उत्कर्ष मेल के लिए। और 12वें वर्ष का मतलब है हर पाक्षिक में 1 अंक निकलना, यानी हर महीने में 2 अंक निकलना। तो ये अपने आप ये बड़ी बात से ज्यादा बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि मेरा पूरा जीवन दर्शन में सिर्फ एक ही वाक्य निकल के आता है, वही मेरा दर्शन है, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा और सिर्फ प्रभु कृपा का दर्शन है। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, करते हैं सब राम जी, तो फिर मोहन चिंता क्यों करे, ये बात है। तो अब जाकर के जब मुझे लोगों ने कहा, सुझाव दिए कि मनमोहन शर्मा सरल आप रख लीजिए अपना उपनाम, तो मैंने सोचा कि सरल, मुझे तो हमेशा चुनौतियां कठिन कठिन मिली हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, दुर्घटनाओं का भी सामना हुआ, बड़ी विपरीत परिस्थितियों का भी सामना हुआ, लेकिन मुझे हमेशा कठिन चुनौतियां मिली हैं। तो सरल उपनाम शायद ज्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा। तब फिर मैंने, जैसे माता जी से बात हो रही थी, श्रीमती कमलेश शर्मा जी मेरी माता जी हैं, पूजनीय माता जी, तो
और आज देखिए आपने कितना अच्छा दिवस चुना है। आज जैसे कहते हैं ना, एक मातृ दिवस, एक पितृ दिवस, आज पेरेंट्स डे है, यानी परिवार का दिवस। तो माता पिता बिल्कुल। दोनों के नाम का मैं और स्मरण कर रहा हूँ। और माता जी तो अभी साथ हैं, पिताजी को 9 वर्ष हुए हैं। तो वो फिर मैंने ये सोचा कि क्योंकि मेरा नाम स्वामी जी ने रखा था, पिताजी चाहते थे मनमोहन शरण शर्मा, तो फिर मैंने शरण ही उपनाम उसको रख लिया। और अब इस प्रकार वैसे भी हम प्रभु की शरण में हैं, तो मनमोहन शर्मा शरण इस तरह से रहा। बहुत सुंदर सर जी, और बहुत ही सुंदर शख्सियत, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानचंद मिश्रा जी, मंजू मौर्य जी, राधा विष्ट जी, और साथ में जुड़ी हुई हैं रेखा शर्मा जी, हरचरण अवस्थी जी। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और काव्य हिंदुस्तान के सुंदर शानदार पटल पर आपका स्वागत करती हूँ। और जो सब ने अभी कहा है कि आज पेरेंट्स डे है और माता पिता और पूरा परिवार का दिवस है, तो मैं भी बताना चाहूंगी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ सर, और मेरे घर में बहुत करीब सुंदर, बहुत 35-40 सुंदर। लोग साथ में रहते हैं। लेकिन वो जो सुख का अनुभव है वो यहाँ ही मिलता है। और मैं 2 लाइन कह के आपको आगे बढ़ाती हूँ, और ये मेरी लिखी हुई नहीं, रामबली मिश्र जी है, उनकी लिखी 4 लाइन है। तो कहती हूँ कि मातु ज्ञान सिखावत है, मन नित तामस व्रत मिटावत है। मातु ज्ञान सिखावत है, मन नित तामस व्रत मिटावत है। भर चेतन भाव सदा शिशु में, मधु मानव नित्य बनावत है। गढ़ कोट मिटावत है शिशु का, अति सुंदर पंथ दिखावत है। मनु का करती दिन रात भला, माँ माँ भक्त को नित्य समारत है। माँ बेटे को नित्य संवारत है। तो माता पिता और पेरेंट्स डे को नमन करती हूँ। और इस शुभ दिन में, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, जानदार शख्सियत, जिन्होंने खुद अपना परिचय अभी यहाँ पर दे दिया कि वो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ और कितने लोगों के साथ आपने मिलकर काम किया है, और जब जब काम किया है शायद किसी कारणवश उनका नेट शायद चला गया है, इसलिए मैं आपके सम्मुख जब तक वो आ रही हैं तब तक मैं अपनी कुछ रचना आपके समक्ष रखता हूँ। भारत माता धन्य है, संत मुनि जन्मे यहाँ, जन जन इसका वंद्य है। हर्षित मन मेरा यहाँ, पानी गिर रहा है, शौर्य तो भरा थोड़ा इतिहास है, वीर वीर सरताज है। आइए आइए। स्वागत सर, सुनाए सर। जी, जी। मन के वश अब कुछ नहीं, करते हैं सब राम जी, बात समझते हम नहीं। जीवन सच्ची जंग है, ढीले रह जीते नहीं, कर्मठता से रंग है। मेरा तेरा क्यों करे, आज मेरे तेरे के चक्कर में सब लगे हुए हैं। मेरा तेरा क्यों करे, अपना तो कुछ भी नहीं, मोहन चिंता क्यों करे। वेद पुराण कहे यही, वेद पुराण कहे यही, बुरे समय में साथ दे, सच्चा साथी है वही। वेद पुराण कहे यही, बुरे समय में साथ दे, सच्चा साथी है वही। और अब देखिए, साधु संग ही है भला, साधु संग ही है भला, संग दुष्ट का छोड़ दे, क्योंकि दुष्ट सदा सबको खला। और 100 बात की एक बात ये है कि जगत मधुर संगीत है, जगत मधुर संगीत है, जान सके तो जान ले, जय की कुंजी प्रीत है। अभी हम 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। उड़ता पंछी है भला, उड़ता पंछी है भला, पराधीन कष्ट में। उड़ता पंछी है भला, पराधीनता कष्ट में, वह न जानता यह भला। जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। और मैं आपके डायरी के पन्ने खोलते हुए कुछ आपके संस्मरणों को लेना चाहूंगी।
मैं जानना चाहूंगी कि आप अनुराधा प्रकाशन के नाम से, मैंने आपका नाम हमेशा ही सेव करके रखा था क्योंकि मैं आपको अनुराधा प्रकाशन के नाम से ही जानती हूँ। तो ये अनुराधा प्रकाशन कब से और कैसे आपने शुरू किया और क्या इसकी भूमिका थी और क्या आपने संघर्ष झेले इस कहानी को, और इस पन्ने को जरूर खोलना चाहेंगे। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कवि गणपत लाल उदाई जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी और सरवती जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सरवरी जी, स्वागत करती हूँ। हलचल अवस्थी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ जो शख्सियत है और अंतरराष्ट्रीय शख्सियत जिसको टोनी ब्लोयर जी ने प्रशंसा पत्र दिया था, जिसे शीला दीक्षित जी से मुलाकात का अवसर प्राप्त है, जिसे हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी से मुलाकात का अवसर प्राप्त है, जिसे वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति जी से भी प्राप्त है। तो मैं थोड़ी आपकी काव्य यात्रा को जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत से आपके मुलाकात के अवसर कैसे रहे और क्यों। देखिए, आपने पहले अनुराधा प्रकाशन की बात की है, तो या तो मैं वहां से शुरू करूं या फिर मैं सिर्फ इन पर आऊं जो कि ये मुलाकात कैसे हुई। जी सर, आप पहले अनुराधा ही करिए क्योंकि आप उसी नाम से जाने जाते हैं। जी, देखिए, अनुराधा प्रकाशन से पहले, क्योंकि जो मेरा साहित्यिक सफर किस तरह से शुरू हुआ, शेयर मार्केट के बाद जब हमें लगा कि विपरीत परिस्थितियों में कंपनियां लग रहा था कि वो शिफ्ट हो रही हैं दिल्ली से बाहर या कहीं और, तो तब हमने निर्णय किया कि अपना कंप्यूटर का ही कुछ काम इस तरह से किया जाए जिसमें किताबें, टाइपिंग, डिजाइनिंग वगैरह या इस तरह की साहित्यिक सेवा कुछ हम कर सकें। तब अनुराधा प्रकाशन की भूमिका नहीं थी, लेकिन उस समय पत्रकारिता की भूमिका शुरू इस प्रकार हुई कि जब मेरे पास एक दिन अचानक फिल्म डायरेक्टर केवल सूद जी का फोन आता है। सन 2001 की बात है, और उनके साथ फिल्म डायरेक्टर केवल सूद जी, जिन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई, और सबसे बड़ी बात थी वो काफी ईमानदारी से काम करते थे। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा जितने भी लोगों से सानिध्य रहा है, वो जीवन मूल्य की बात हो, राष्ट्रीय चिंतन की बात हो, राष्ट्रीय मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्यों से ओतप्रोत रहे। और जैसा कहते हैं कि सानिध्य का असर आप पर पड़ता ही है, तो केवल सूद के साथ अचानक उनका फोन आता है कि भाई मनमोहन शर्मा जी बात कर रहे हैं, हमने सुना है कि आपकी हिंदी कुछ ठीक ठाक है, तो मेरे साथ मेरे मित्र पाकिस्तान के मशहूर शायर आफ्ताब हुसैन जी आए हुए हैं और हम एक अखबार शुरू करना चाहते हैं, अदबी अखबार। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलिए, एक अखबार का काम शुरू करने को मिलेगा और मेरे को कुछ जानकारी प्राप्त होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। जब उनसे भेंट हुई, अब आज जो अनुराधा प्रकाशन का कार्यालय है यहीं पर वो है, और उनके साथ, ये वर्ष 2001 की बात है, तब पाकिस्तान के मशहूर शायर आफ्ताब हुसैन भी आए थे। उनको उस समय पाकिस्तान से निष्कासित किया गया था और वो 6 महीने के लिए इंडिया में, भारत में आए थे। तो वो दोनों मिलकर के पत्र चलाना चाहते थे, और ये जानकर के मैं बहुत ही अभिभूत हो गया कि जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि आफ्ताब हुसैन जी की लिखी हुई गजलें गुलाम अली साहब भी गाते रहे हैं, और गुलाम अली साहब का मैं फैन रहा हूँ आज भी। उनकी बचपन में मैंने बहुत गजलें सुनी हैं, और उनकी जब साहित्य की बात कहते हैं तो शायद वो बचपन में उनकी गजलों का सुनना, और गजलों के माध्यम से, गजलें क्या हैं, ये साहित्य ही तो है, और साहित्य के माध्यम से जब आपके अंदर वो गजल प्रवेश करती है, खास तो विशेष तौर पे जब वो आपको लगता है कि ये गजल आपकी कहानी बयां कर रही है, तो उस समय आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं बहुत धन्य हो गया कि ऐसी विभूति को अपने ऑफिस में देख करके अदबी अखबार प्रारंभ हुआ, 1 वर्ष तक चला जी। एक अदबी अखबार, अदबी, अदब कहते हैं ना, तो अब हमारा प्रारंभ ही अदब से हुआ, यानी तो अदब। उस अखबार के साथ उन्होंने दूसरे तीसरे अंक में ही मुझे उप संपादक बना दिया, तो यहाँ से मेरी साहित्य थोड़ा शुरू हुई। और जिसको कहते हैं ना, जब वो बैठे थे, कौन सा सन रहा होगा सर आप? जी
क्या मतलब सन कौन सा रहा होगा? 2001। 2001 जी। तो इसके बाद वो पत्र 1 वर्ष तक रहा, और जब उनके साथ हम बैठे तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आप जैसे काम करने लगे, काम करते करते उन्होंने बात हुई कि भाई आप कविताएं भी आप लिखने का प्रयास करो इस तरह से। तो वो कभी कभी कहते थे कि 6-6 महीने लग जाते हैं कि कभी कभी कविता कहने में, लिखने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो मुझे लगता था, अगले दिन ही मैं जब गया तो जैसे सुबह घूमने जाते हैं, तो मैंने अगले दिन ही जब घूमने गया तो मुझे लगा कि ये एक कुछ अंक मेरे साथ निकलने लगे। मुझे लगा कि जैसे ये काव्य कविता बन रही है, और मैंने उनको तब तुरंत ही अगले दिन जब दोनों बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि सर कुछ पंक्तियां मेरे साथ आ रही हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके सम्मुख रखूं। और उन्होंने जब पहली बार, हो सकता है कि बच्चे को जैसे पीठ थपथपाने के लिए देते हैं, मैंने उनको सुनाया और उन्होंने मुझे उसमें शाबाशी दी। तो और थोड़ी वाहवाही मिली तो मेरा उत्साहवर्धन हुआ। मैं डेली प्रतिदिन एक प्रयास करने लगा। लेकिन तब तो मुझे लगता था कि बड़ा सरल है, लेकिन आज मुझे लगता है कि जब निरंतर पत्रकारिता में संपादकीय लिखना, इतनी पुस्तकों का संपादन करना और साझा संकलन करना, इन सब के बाद समय ही नहीं निकल पाता। और अब वास्तव में लगता है कि वो ठीक कहते थे, 6-6 महीने, कभी कभी साल भर भी हो जाता है। और वो पहली मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियां आपको कहना चाहता हूँ, स्वागत है। जी, जिसमें वाहवाही मिली थी। जी, ये पहली कविता थी जो 3 नवंबर 2001 में मैंने ये लिखी थी। और मैंने उनको बताया कि उसका आना स्थिर तालाब में कंकर सा गिर जाना, उसका आना स्थिर तालाब में कंकर सा गिर जाना, निराशा के बाग में आशा के फूल सा खिल जाना, निराशा के बाग में आशा के फूल सा खिल जाना। पर जैसे पतझड़ का आना तय है, वैसे फूल का चले जाना भी। मगर मेरी दुआ, जा तू वहां खिलना जहां पतझड़ ना आए कभी, तेरी राहों में कांटे ना आए कभी। और इस प्रकार उन्होंने फिर मतलब पीठ थपथपाई के चलिए आपने अच्छा काम किया, और लगातार इसको चलते रहे हैं। बहुत सुंदर रचना है सर, वाकई में बहुत सुंदर। जी, लेकिन आप ये रचना के अंदर विशेष बात देखें कि यहाँ पर भी उद्देश्य वही है कि निराशा को दूर करके आशाओं का प्रकाश फैलाना है। भाव तब भी वही था, आज मैं भी तो हम ये वही। कहना चाहूंगी कि सर जो संपादक होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो बहुत से कवियों को बनाता है और खड़ा करता है, उनको जमीन देता है, तो वो पॉजिटिव ही होता है। और ये विशेषता आप में कूट कूट के भरी है, इसीलिए एक आप सफल पत्रकार हैं, एक सफल संपादक हैं, और सफल कहना चाहिए हर क्षेत्र में सफलता का जो बड़ा मूल मंत्र है वो यही भाव है कि आप पॉजिटिव रहते हैं, और वो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। तो एक बात बहुत ही मैं आपको एक बात कहूं कि जब ये पत्र 1 वर्ष तक चला, उसके बाद में मेरे ससुर साहब ने कहा कि मैं आपको बाबा श्याम खाटू श्याम राजस्थान लेके चलता हूँ, क्योंकि 1998 में ना बड़ा मेजर हेड इंजरी मेरा हुआ था, जिसमें पहले बचना मुश्किल, फिर याददाश्त का खतरा। और लेकिन प्रभु कृपा ये रही कि जब मैं 10 दिन कोमा में था, अब एक तो अनूप जलोटा साहब, एक तो गुलाम अली साहब और अनूप जलोटा साहब के भजन मुझे अति प्रिय है और मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ। तो अनूप जलोटा साहब उस दिन उस हॉस्पिटल में एक बड़ी एमआरआई मशीन का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे, और जहां उन्होंने तार छेड़ी कि ऐसी लागी लगन, और मेरी आंखें एकदम खुल गई और मैं कोमा से बाहर आ गया। तो ये वाह, क्या बात। और उसके बाद जब मेरे ससुर साहब मुझे बाबा श्याम के वहां लेके गए राजस्थान में खाटू श्याम में, तो बहुत, जब फागुन का मेला लगता है तो वहां लाखों की भीड़, 40-50 लाख लोग वहां पर होते हैं, और पंक्ति में कभी कभी आप खड़े हैं और 10-10, 12-12 घंटे आपको लग जाते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
लेकिन वहां का एक सिस्टम रहा है कि जिस समय आरती हो रही है तब जो व्यक्ति अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे और जो बाहर हैं वो बाहर रहेंगे। तो ससुर साहब के साथ पंडित ताराचंद शर्मा जी, वो ये पत्रिका है खाटू श्याम शरणम, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जो 16 वर्ष तक निरंतर चली। और इस पत्रिका के प्रेरणा सूत्र भी पंडित ताराचंद शर्मा जी हमारे ससुर साहब रहे और वही हैं। तो जब वो ऐसा समय आया कि हम अंदर थे और आरती का समय था और दरवाजा बंद हो गया, तो अचानक, तब मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं इतना भारी भरकम चीजें सोच रहा हूँ, क्योंकि जस्ट एक्सीडेंट होके चुका था और मैं ठीक हुआ और प्रभु कृपा से, तो एकदम अंदर से भाव ऐसा लगा जैसे मान लो साक्षात्कार हो रहा है। वो मैं सीधा बाबा से बात कर रहा हूँ कि ना कभी किसी का बुरा चाहता मोहन, ना कभी किसी का चाहता, ना कभी बुरा चाहूंगा मोहन, फिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे। मैंने सिर्फ ये बोला और उसके बाद क्या हालात उत्पन्न हुए कि जैसे कहते हैं ना ठाकुर की शरण में, और 1 महीने के अंदर एक प्रिंटिंग लाइन के अंदर एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और वो कहने लगे कि मैं बाबा श्याम की एक पत्रिका प्रारंभ करना चाहता हूँ। उनका नाम भी था ठाकुर। तो ठाकुर से ठाकुर की शरण में पहुंचे। उन्होंने पहली पत्रिका जब प्रकाशित हुई और उन्होंने देखा ये तो बहुत मेहनत का काम है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और वो उस समय रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब संपादक मनमोहन शर्मा ही रहा। और अब देखिए प्रभु कृपा का कितना साक्षात जीता जागता उदाहरण है कि मैंने 100 रुपए भी किसी से ये नहीं कहे कि मुझे पत्रिका के लिए इसमें आप मेंबर बन जाइए, लेकिन 16 वर्ष तक निरंतर किस प्रकार चली, इसमें हमारे संरक्षण के लिए सबसे पहले पूज्य पिताजी ने आगे बढ़े और उनके जो मित्र थे आदरणीय ललित मोहन गुप्ता जी, चौधरी रण सिंह जी, इस प्रकार से जो उनके आरपी शर्मा जी जो उनके मित्र थे, और उनसे आगे बढ़ के परम आदरणीय प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन ओपी शर्मा जी, उन्होंने मुख्य संरक्षण के लिए आगे पहल की और वो आज भी अनुराधा प्रकाशन के मुख्य संरक्षक हैं, जो कि महर्षि योगी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल हैं। आज भी उन पर भी श्याम कृपा बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि 16 वर्षों तक निरंतर पत्रिका निकली। इसके अंदर लोग इसकी प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि समस्या और समाधान इसके अंदर एक कॉलम था जिसको प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन ओपी शर्मा जी ही लिखते थे। उसमें लोगों की समस्याएं जो हमारे पास आती थी, उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या उपाय होना चाहिए वो हम प्रस्तुत करते थे। और इसका मूल उद्देश्य था व्यवहारिक अध्यात्म। ये पत्रिका इसका मूल उद्देश्य है। और ज्ञान में चिंतन, भक्ति में भाव और कर्म में व्यवहार। आज हम अध्यात्म की बात करते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, पर हमारा हमेशा एक ही उद्देश्य रहा जो आज भी है, व्यवहारिक अध्यात्म, अर्थात अध्यात्म को अपने व्यवहार में लाइए। अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं अच्छी अच्छी चीजें और यदि व्यवहार में नहीं उसको उतार रहे, तो हम समझते हैं वो व्यर्थ है। बहुत बड़ी बात सर आपने यहाँ पर बताई कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो यहाँ पर उपस्थित है हलचरण अवस्थी जी, ज्ञानचंद मिश्रा जी, सत्येंद्र मोहन शर्मा जी, अब्बास हैदर जी, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। विजार अहमदाबादी जी, रेखा शर्मा जी, आप सभी का स्वागत, वंदन, पुनीता सिंह जी, और जो भी यहाँ ज्ञानचंद मिश्रा जी और हंसराज हंस जी यहाँ जुड़े हुए थे। तो मैं सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही हम सुन रहे हैं यहाँ मनमोहन शरण जी के, दिल्ली से हैं आप, और आपकी जो पत्रिका है खाटू श्याम शरणम और उसकी जो गाथा है और जो अनवरत रूप से 16 साल तक किस तरह चली, वास्तव में आपको ईश्वर ने प्रेरणा दी और आपको इसी कार्य के लिए चुना। इसीलिए आप यदि कोमा से जब बाहर आ सकते हैं तो ये आज अनकहा जो पन्ना हमारे सामने आपका आया है कि आप किस तरह कोमा में थे और किस तरह पंकज उदास की गजलों को सुनकर आप अनूप जलोटा की गजलों को सुनकर आप बाहर आ गए
और वास्तव में आपको ईश्वर ने इस कार्य के लिए चुना था और आपका नाम भी इसी तरह रखा गया है कि मनमोहन शर्मा, और साथ में उनके शरण में भी आप आ गए तो आपका नाम वहां से सार्थक भी हो गया। और साथ ही अनुराधा प्रकाशन का आप निरंतर काम करते रहते हैं। साझा संकलन आपके जो है वो इतने अधिक प्रकाशित होते रहते हैं, मुझे तो लगता है कि हर 6 महीने में आपका एक साझा संकलन प्रकाशित होता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जहां आप नए नए कवियों को बहुत ही महत्व देते हैं और लोगों से मतलब एक ऐसा प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं कि जो नए उभरते हुए कवि हैं वो इसमें जुड़ते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह आपकी ये मेहनत रंग लाती है? देखिए, जैसे भी आपने अभी पत्रिका की बात की थी, खाटू श्याम शरणम जैसे साहित्यकारों के लिए नवोदित तथा प्रतिष्ठित देश, अपने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपने भारत के प्रत्येक शहरों से ही नहीं, विदेश से, कनाडा से, अमेरिका से और ब्राजील से, अलग अलग और सिंगापुर से साहित्यकार जुड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए आप उत्कर्ष मेल पाक्षिक है, जो हर आप देख रहे हैं हर महीने में 2 बार आप प्रकाशित हो रहा है। 12वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। और अभी पत्रिका, अभी आपने जैसे साझा संकलन की बात की, तो वर्ष 2015 में एक बार मन में आया कि हम नवोदित और प्रतिष्ठित साहित्यकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए कुछ वो करें, क्योंकि हम वैसे तो देखिए जिस प्रकार हर व्यक्ति जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, तो उसके लिए अर्थ प्रधान अवश्य वो रहता है, लेकिन हम व्यावसायिक होते हुए भी कभी भी हमने व्यावसायिकता को प्रधानता नहीं दी और हमने सेवा हमेशा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का हमें सानिध्य मिला कि सेवा भाव हमेशा सर्वोपरि रहा है। इसीलिए साझा संकलन की प्रेरणा हुई और काव्य अमृत, सबसे पहले काव्य सुगंध भाग 1 आया, फिर 2 आया, 3, फिर उसके बाद सृजन सागर 1, 2, 3, फिर काव्य अमृत 1, 2, 3 और सृजन सागर के फिर कथा संचय, इस तरह से। और अभी देखिए पिछले वर्ष ये काव्य अमृत अंतरराष्ट्रीय साझा संकलन है, इसका अब अगले अंक की तैयारी हो रही है। ये भाग 3 है काव्य अमृत। और आप देखिए इसमें जुड़े हुए देश विदेश से रचनाकार ये सब हैं। और इसी के अंदर हमने ये भी बताया, ये इसका संपादक मंडल था, आप देखिए ये सब जुड़े हैं। और इसके साथ हमने ये भी बताने का प्रयास किया कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। ये देखिए जो हमने तो ये काव्य से संबंधित था। काव्य अमृत अब इसका 4था अंक आएगा और ये कथा संचय, लघु कथा, कहानी और विशेष संस्मरण विशेषांक है, ये कथा संचय। और इसी तरह से कोरोना काल के अंदर संपादक मंडल ने जिज्ञासा व्यक्त की, जिसको हमने सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया कि क्यों ना कोरोना काल से संबंधित रचनाओं का साझा संकलन भी निकाला जाए, जिसमें कोरोना की पीड़ा, उसमें किस हालात में लोग रहे, कहानियां इस प्रकार हों और कैसे मानवता जीती, तो उसका हमने शीर्षक रखा और मानवता जीत गई। अभी इसका दूसरा अंक आएगा, जिसके अंदर कोरोना से संबंधित रचनाओं का ये साझा संकलन है। और इसी प्रकार आपने अभी चर्चा की थी कि प्रभु कृपा से ये आपने देखा था कि सबसे पहले हमें वर्ष 2019 में हमारी एक पुस्तक थी, रिजॉइस द ट्वाइलाइट, स्पिरिचुअलिटी फॉर ऑल, इंग्लिश में, लेखक है RM चोपड़ा जी। उनका लोकार्पण के लिए हमें परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी से समय मिला, और केवल मिलना एक दर्शन मात्र नहीं था, उन्होंने बाकायदा उस पर चर्चा की, पुस्तक की चर्चा, पुस्तक पर संक्षिप्त चर्चा हुई कि आज हम धर्मों की बात करते हैं, अलग अलग धर्म, लेकिन अलग अलग विभिन्न धर्म हैं, प्रांत हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन संपूर्णता में, विभिन्नता में एकता,
भारत है। इसी प्रकार उस पुस्तक का भी उद्देश्य यही था कि स्पिरिचुअलिटी फॉर ऑल, अध्यात्म सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अध्यात्म सभी के लिए है। उसका लोकार्पण हुआ और उसी के साथ जब परम आदरणीय नायडू साहब से जब ये दिखाया गया कि उत्कर्ष मेल द्वारा हम किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, साहित्य और सामाजिक विषयों के लेख इसमें होते हैं, चिंतन होता है, कोई भी जैसे आमतौर पे हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि लूट खसोट मारकाट ये सब कोई खबर नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने फोटोग्राफर को आवाज लगाई और उन्होंने कहा भार्गवा आप इधर आइए और ये देखिए उत्कर्ष मेला, और उन्होंने उत्कर्ष मेल का तुरंत अपने शहरदत्ता से लोकार्पित किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और फिर बाद में उन्होंने ऑफिशियली फोटो हमें भेजी, क्योंकि हम तो ले नहीं सकते थे। ये जो भी फोटो हैं ये हमने नहीं खींची हैं, ये वहीं से हमें प्राप्त हुई। और उसके बाद फिर प्रभु कृपा ये हुई कि मैंने एक शीर्षक भी लिखा था उत्कर्ष मेल में कि राम से राम तक, क्योंकि राम की कथा सबसे पहले लाजवंती गार्डन मंदिर में चल रही थी और परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथाकार मनोज अवस्थी जी महाराज आए हुए थे और वो मुझसे भी बहुत स्नेह करते हैं। उनकी कथा के बीच में बापू तेरे देश में बापू जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह पुस्तक परम आदरणीय डॉक्टर सुधीर सिंह जी जो बिहार से हैं, भागलपुर बिहार से, शेखपुरा बिहार से, उनकी पुस्तक एक काव्य संकलन है जो उन्होंने बापू तेरे देश में, हर कविता में बापू का जिक्र है, उनके देश का जिक्र है और उनकी क्या होना चाहिए था और क्या हम हैं और क्या हमें होना चाहिए, ये सब उनकी कविताओं में है। तो पहले लोकार्पण उन्होंने किया तो यानी श्री राम कथा में। उसी के तुरंत बाद सितंबर में आपके पास जितने हमारे यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, माननीय लोग हैं, उन सभी के साथ मिलने का अनुभव है। और आज मैं भी अपनी सूची में एक नाम दर्ज कर रही हूँ कि मैंने भी एक विशिष्ट लोगों का इंटरव्यू लिया और अनुभव लिया और मनमोहन शर्मा सर जी आज हमारी सूची में सम्मिलित हो गए। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पटल का सौभाग्य, का हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि आप यहाँ उपस्थित हैं और आपको हम लोगों की तरफ से, काव्य हिंदुस्तान पटल की ओर से, रेखा जी की तरफ से मैं हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसा शुभ अवसर आज हम लोगों को मिला है और खासकर डॉक्टर अरुणा पाठक आभा जी को भी मिला है कि वो आपसे रूबरू बात कर पा रही है। और शायर देव यहाँ पे उपस्थित है, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। अब्बास हैदर जी, ज्ञानचंद जी, रेखा जी और जो भी सुन रहे हैं। और साथ ही उन सब के लिए एक विशेष सूचना ये है कि आप सभी इस साझा संकलन में शामिल हो सकते हैं और मनमोहन जी के इस कार्यक्रम में आप सभी भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। उनकी पत्रिकाएं और उनके जो पेपर हैं उसमें रचनाएं आती है। मैंने कल ही का एक खोल के देखा था कि उसमें ढेर सारे जो आर्टिकल लिखे थे और साथ में एक किनारे लिखा हुआ था रचनाकार, तो उनकी रचनाएं छपी हुई थी। तो ये सभी के लिए एक मौका है कि वो अपनी शख्सियत को वहां पर दर्शा सकते हैं और अपनी उपस्थिति वहां करवा सकते हैं, क्योंकि आदरणीय संपादक जी ही यहाँ उपस्थित है तो फिर किस बात की चिंता है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगी कि आप जरूर उनके साथ अपना जुड़ाव रखें, अपनी रचनाएं भी भेजें और साथ ही इस उत्कर्ष मेल का जो प्रचार और प्रसार है वो तो हो ही रहा है, उसमें अगर हम आप भी जुड़ते हैं तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है सर। और दूसरी बात, आप बता रहे थे आपकी किस चीज की बात करूं, जब मैं बात करती हूँ कि आपने अभी बताया वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति जी से बात की, आपने अभी बताया कि मुरारजी बापू जी से आपका किस तरह सामना हुआ, किस तरह आपका हुआ, तो मैं जानना चाहूंगी कि आदरणीय हमारे राष्ट्रपति जी कोविंद जी से कैसे आपका सामना हुआ था और कैसे मुलाकात थी? ये बिल्कुल ऑफिशियल आमंत्रण था और जैसा मैं भी बता रहा था कि राम से राम तक, ये मैंने लेख भी लिखा था कि राम यानी श्री राम कथा पहले परम आदरणीय मैंने बताया आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज ने इसी पुस्तक का लोकार्पण किया और सितंबर में
मुरारी बापू जी की कथा निरंकारी कॉलोनी में चल रही थी दिल्ली में, जी। जो गांधी जयंती के ही अवसर पर आयोजित थी। और श्री राम कथा में जब हमने निवेदन किया और प्रभु कृपा से वो स्वीकृत हो गया और हमें एक दिन मिला कि ये पुस्तक का लोकार्पण मुरारी बापू जी, परम आदरणीय मुरारी बापू जी की कथा में मंच पर उन्होंने खुद इस पुस्तक को लोकार्पित किया, बापू तेरे देश में, और उत्कर्ष मेल मैंने उनको भेंट किया। लेकिन वो मेरे लिए बड़े ही भावुक पल थे कि मेरे वो श्राद्ध पक्ष में कथा चल रही थी और मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे, जबकि वो सैकड़ों कथाएं इनकी दूर दूर पैदल जा जा करके सुनते थे। और वो पल मैं मन ही मन याद कर रहा था कि यदि पिताजी इस समय साथ होते तो बहुत ज्यादा खुश होते और आशीर्वादित। पर तब भी मुझे लग रहा था कि ये उन्हीं का आशीर्वाद और प्रताप है कि आज मैं ये पल जी पा रहा हूँ। और एकदम मेरे आवाज की जब घोषणा हुई कि अनुराधा प्रकाशन के सर्वे सर्वा मनमोहन शर्मा चरण जी आए, और एकदम मैं फूट फूट करके रोता हुआ मुरारी बापू जी संत जी के चरणों के पास पहुंचा, तो उन्होंने एकदम मेरी आंखों में देखा कि मैं एकदम अश्रुधार बह रही थी, क्योंकि मैं अपने पिताजी को उस समय मिस कर रहा था कि काश वो मेरे साथ होते। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और उन्होंने पुस्तक का लोकार्पण किया। और उसी के तुरंत बाद जब मैंने पत्र लिखा, निवेदन किया परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, और वहां से वो स्वीकृत हो गया। और इसीलिए वो टाइटल क्या बना, राम से राम तक, राम की कथा से रामनाथ कोविंद जी तक, ये पुस्तक ये हमारी यात्रा का कारण बनी। और फिर ये जो चित्र है जो उनका लिया गया, ये उनके ऑफिशियली फोटोग्राफर ने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया .in पर वहां से ये लिया गया है, क्योंकि प्रतिदिन जो भी उनसे मिलते हैं उनका चित्र और उनका संक्षिप्त परिचय या नाम वहां अंकित होता है उस वेबसाइट पर। और वहां ये अंकित हो जाना ये प्रभु कृपा का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत बढ़िया आपकी यात्रा रही। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति विशिष्ट गुण लेके प्रस्तुत होता है, और दूसरी बात है कि उसको वैसा पर्यावरण मिलता है। तो आपको जो वातावरण मिला और आपका जो परवरिश जो हुई दिल्ली में, और साथ ही सारे जितने विशिष्ट लोग थे जिनसे लोग मिलने को सोचते हैं, वो सब आपके आसपास ही रहे, आप उनसे मिले, ये बहुत बड़ी बात होती है और जीवन में उपलब्धि की बात होती है। और जिसको बहुत ही सहज और सरल और कर्मठ, कल मैं सुन रही थी, कौन सी लेखिका, अब आप नाम ही आप बताएंगे, कि उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा में आपका वीडियो बनाया था, और सरोजिनी जी शायद, और कहा था कि आप बहुत कर्मठ, ईमानदार और सशक्त व्यक्तित्व हैं, और जिनके बारे में उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और सभी साझा संकलनों में वो, अभी इस बार मैंने अपने ग्रुप में लिखा कि अफ्रीका से, तंजानिया से एक व्यक्तित्व जिनको 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं, विश्व रिकॉर्ड वो बना चुकी हैं, उन्होंने अग्रिम शुभकामना हमें भेजी है आगामी संकलनों के लिए। तो आदरणीय ने लिखा कि वे बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मैंने कहा जी देखिए, आपकी शुभकामना उन पुस्तक का श्रृंगार है, उनके बिना वो श्रृंगार पूरा नहीं होगा। तो उनका तो हमेशा शुभकामना आदरणीय सरोजिनी प्रीतम जी की रहती है। तो उनके कहे हुए वाक्यों को मैं दोहराना चाहूंगी कि मैंने सुना था और उस वीडियो को देखा था कि उन्होंने कहा था कि एक ऐसा कर्मठ, निष्ठावान और एक सशक्त व्यक्तित्व और एक रचनाकारों को जन्म देने वाला, जो खुद एक विशिष्ट रचनाकार है, लेकिन वो रचनाकारों को जन्म देता है, उसे पालता है, पोसता है और उसे वृक्ष के रूप में पल्लवित करता है। तो ऐसे आदरणीय अगर हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका सभी बड़े बड़े जनों ने खुद ही प्रशंसा की है, और टोनी ब्लेयर जी ने जो की है, तो आप उसके बारे में भी हमें बताएं। डायरी के इस पन्ने का भी हम रसास्वादन करना चाहेंगे। जी देखिए, एक समय था, मैं जैसे ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव करने के बाद जब मैं बैठा ऑफिस में, तो अचानक दिमाग में आया कि जो लोग समाज सेवी होते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कभी सरहदों में नहीं बैठते,
उन्हें बांधा नहीं जा सकता कि उनकी सीमा दिल्ली है। आज हम दिल्ली, पूरे भारत में सभी जगह से लोग जुड़ रहे हैं, भारत के जी बाहर जी। से भी जुड़ रहे हैं। तो अचानक मेरे मन मस्तिष्क में ये बात आई कि टोनी ब्लेयर जी लगातार तीसरी बार जीते थे और प्रधानमंत्री। तो मैंने उनके लिए पत्राचार किया कि आपने, अंग्रेजी भाषा में किया था, कि आपने सिर्फ सीट को नहीं जीता, आपने लोगों के, अपने देश की जनता के दिलों को जीता है। और बिल्कुल। ये करके मैंने उनको एक पत्र भी भेजा और अपने खाटू श्याम शरणम पत्रिका भी भेजी। उसके बाद वहां से वो अप्रिसिएशन लेटर आया कि मिस्टर टोनी ब्लेयर अप्रिशिएट योर काइंड थॉट इन राइटिंग, और ये सब उन्होंने लिख के भेजा। तो बहुत ही आपके डायरी के जो पन्ने में है, उन पन्नों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे लोगों का आपको आशीर्वाद प्राप्त है और साक्षात ईश्वर का नाम आपको प्राप्त है और ईश्वर का वरदान भी आपको प्राप्त है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सी शुभकामनाएं। एक बात और, यदि आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि समय शायद अब होने वाला है, 1 मिनट में मैं बात कह दूं। बिल्कुल, स्वागत है सर। जो संस्मरण में ना, जैसे प्रभु कृपा की मैंने बात की है, प्रभु कृपा ही मेन मेरा मतलब दर्शन है, जीवन दर्शन है। और हमेशा हम कहते हैं कि मत बनिए खुदा किसी के वास्ते, आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। वाह, ये क्या बात। इस बीच में मैंने आपको बताया था कि परम आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा जी, जो कि जिनसे मेरा मिलना हुआ, वो अखिल भारतवर्षीय स्वतंत्रता सेनानी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और वो बताया करते थे कि भगत सिंह वगैरह की टोली में जो बहुत अति युवा लोग थे, उनमें ये डॉक्टर चोपड़ा भी थे। उस समय तो अति युवा थे, 12-13 साल की उम्र थी। तो जब उनसे मेरा मिलना हुआ तो मैं तो धन्य हो गया। ये 2001 की बात है। मैंने ये सोचा कि मेरी उम्र के लोग, अब आज मैं अगर 50-51 पे हूँ, तो अब 2001 में देखिए, मैं अभी अति युवा ही था। तो मैंने सोचा मेरे लिए आज़ादी की लड़ाई क्या थी, क्या हुई, ये एकमात्र कहानी भर है। लेकिन उन्होंने, जब उनसे मिला कि शहीद भगत सिंह के साथी रहे, आज मैं उनसे मिल पा रहा हूँ, मैं उनके चरण पकड़ के बैठा रहा। और उनसे जब बहुत बार मिलना हुआ, वो हमारे कार्यालय में भी आए और उन्होंने 2-3 बार अपने काम से मुझे भेजा भी। मुझे बहुत स्नेह करते थे और उनकी पुस्तक भी हमने प्रकाशित की, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि मैं आपसे पुस्तक बनवाना चाहता हूँ। और पुस्तक का जैसे ही लोकार्पण हुआ, प्रेमदास मुंशी जी मंत्री जी ने किया और उसके चंद दिनों बाद उन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली। तो वो बताया करते थे और जिस तरह से बताते थे कि आज हम क्या हैं, आज हमारी सोच क्या है। अभी 15 अगस्त के बीच में हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लोगों का क्या सोच होती थी। वहाँ के लोग केवल देश हित सबसे पहले सोचते थे और उनकी भावना रहती थी कि हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार। पर अगर मरने पे आ जाएं तो मर जाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर नींद आती नहीं, और वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम, वंदे मातरम। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो जिए इस तरह, वो मरे इस तरह, जिंदगी मौत दोनों सुहागन हुई, जिंदगी को ओढ़ाई धवल चुनरी और मौत को दे गए रक्त। क्या बात। और वो हमेशा डॉक्टर चोपड़ा जी हमेशा एक बात कहते थे कि जो भूतकाल की भूलों से कोई सबक नहीं लेता, जो भूतकाल की भूलों से कोई सबक नहीं लेते, उन्हें वर्तमान कभी माफ नहीं करता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और उनका कोई भविष्य भी नहीं होता। अब अगर हम देखें तो यहाँ केवल स्वार्थ है और टकराव है। अब यहाँ स्वार्थ है और टकराव है, सिर्फ भटकाव है और सिर्फ बिखराव है। आज इस संक्रमण काल में बोलिए कौन है जो करेगा इस आग का आचमन। आज इस संक्रमण काल में बोलिए कौन करेगा इस आग का आचमन। वंदे मातरम। बहुत सुंदर सर, बहुत आपकी विशिष्ट यात्राएं हैं और बहुत सारे आपके अनुभव भी हैं
और इस अनुभव के लिए 1 घंटे क्या, मुझे तो लगता है कि 1 महीने भी कम होंगे, क्योंकि आप 16 साल से जो अनवरत रूप से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है? मैं तो ये जानना चाहूंगी कि आज के रचनाकार जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप प्रतिदिन ही लोगों को पढ़ते हैं और जानते हैं, और साथ ही हमारे काव्य हिंदुस्तान पटेल पे भी बहुत ही रचनाकार हैं सभी के लिए। देखिए, हमने हमेशा सभी का स्वागत किया है, क्योंकि तीन हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक तो हम्म। उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय पाक्षिक पत्र है, एक utkarshmail.com वेब पोर्टल है। उसके अतिरिक्त अनुराधा प्रकाशन का यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे से आपने वो सुनी थी, वो रचना जो परम आदरणीय डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी का आशीर्वाद था। तो हम आमंत्रित करते हैं, और जैसे कहते हैं ना, जब आप प्रेम करते हैं तो जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम अनकंडीशनल होता है। तो हमारा हमेशा अनकंडीशनल होता है। आप सिर्फ रचना भेजिए, हम प्रकाशित करेंगे, प्रसारित करेंगे। अपनी स्वेच्छा से यदि कोई करता है सहयोग, वो अलग बात है, लेकिन हमने कभी भी कोई कंडीशनल नहीं होती, और उसके लिए स्वागत है। और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश अकादमी, साहित्य अकादमी, उन्होंने भी 3 पुस्तकें हमारी पुरस्कृत की, और 3 रचनाकारों की किताबें उन्हीं के सौजन्य से प्रकाशित हुई थी। पोषराज अकेला जी मध्य प्रदेश से हैं, पोषराज अकेला जी, जी। और विजय नामदेव बेशरम जी, ये 2017 की बात है, और नमिता सिंह जी। उसके बाद अभी वर्ष 2020 में श्रीमती अर्चना भारद्वाज अनु जी, उनकी अपराजित मन कविता संग्रह, जो हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा उन्हीं के सौजन्य से प्रकाशित हुआ, और अनुराधा प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया। और डॉक्टर सुधा शर्मा के एकांकी संग्रह आचार्य की व्यवस्था, ये भी हिंदी अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन अनुराधा प्रकाशन ने किया। तो ये हमारे लिए बड़े धन्य सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ साथ अभी डॉक्टर रूनू बरुआ जी, जो अनुराधा प्रकाशन की बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, उनको पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ, और 2.5 लाख की राशि सम्मानोपाधि भी प्राप्त हुई। इससे हम अनुराधा प्रकाशन परिवार भी गौरवान्वित है। बिल्कुल। जी। बहुत ही सुंदर सर, आपने एक बात बताई कि जो भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, भाग लेना चाहे, और अपनी स्वेच्छा से अपनी रचनाएं प्रकाशित करवा सकता है। और साथ ही बहुमूल्य, अब्बास हैदर जी लिख रहे हैं कि बहुमूल्य जानकारी दे रहे हैं। अर्चन अवस्थी जी, संगीता नाग जी और रेखा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जो श्रोतागण हमारे अंत तक जुड़े रहते हैं और हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, इसलिए कि आप ही वो कहना चाहिए धुरी है जो हमें इतना प्रोत्साहन देते हैं कि हम यहाँ अपना समय और कीमती अनमोल समय आपका लेकर यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, और साथ ही ऐसे व्यक्तित्व से और ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारा जो इंटरव्यू हुआ है, तो बहुत सी चीजें हमने खोली है। मुझे फिर भी लगता है कि जैसे अभी बहुत से अनकहे पन्ने बाकी हों, और रचनाएं तो हम ले ही नहीं पाए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, आपकी किताबें ही इतनी सारी हैं कि हर एक को शामिल करना। अभी अगर बात करते तो साझा संकलन की, कि कितनी आपने संकलित की और किसमें क्या था, और भी बहुत सारी आपने संपादन का काम किया है, आपने एक फिल्म भी बनाई है, उस फिल्म के बारे में ही कुछ बता दीजिए, जिससे कुछ कुछ बातें तो सारी समाहित हो जाएं आपके इस इंटरव्यू में। जी, देखिए, साझा संकलन हम 25, 26, 27 तक हम निकाल चुके हैं, और अभी 3 और हमने उसकी घोषणा करने जा रहे हैं 2-4 दिनों में। इसके अलावा बिहार से हमारे अति सम्मानित साहित्यकार हैं गंधर्व आनंद जी, उनके आग्रह पर हमने एक स्क्रिप्ट लिखी और वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा। वो है आरक्षण की बलि, क्योंकि आजाद हम हो गए,
संविधान हमारा बन गया, लेकिन आरक्षण लगातार निरंतर चल रहा है और बजाय वो घटने के, क्योंकि वो अब राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है तो इसलिए वो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में आरक्षण की बलि एक, लेकिन वो भी संदेश परक फिल्म है, उसमें कोई वाहियात बात नहीं है, संदेश परक है कि आप भले ही आरक्षण हो या जो भी हो, अगर प्रभु कृपा है, मेहनत आपके पास है तो आप अपने लिए रास्ता बना लेंगे, प्रभु कृपा निश्चित ही आप पर हो जाएगी। बिल्कुल सर, और आपकी जो बातें हैं और जो आपकी ये शानदार यहाँ पर मुलाकात है, तो आज इस व्यक्तित्व से मिलने का हमें रूबरू होने का मौका मिला और बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे रेखा जी को और साथ ही काव्य हिंदुस्तान के इस सुंदर शानदार पटेल को, जिसने ये सौभाग्य दिया कि हमारे सामने एक नामी गिरामी शख्सियत यहाँ मौजूद है और हम सब उनसे मिलने का एक सुखद अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और रेखा शर्मा जी लिख रही हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी, ज्ञानचंद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी से बताना चाहूंगी कि आपकी रचना यहाँ पर जो अभी एक बीच में किसी श्रोता ने लिखा था कि सबको पैसे देने पड़ते हैं और तब साझा संकलन आते हैं, और जो पर हम यहाँ आप सबको बताना चाहते हैं कि आपका उत्कर्ष मेल है और आपकी कुछ ऐसी किताबें हैं जिन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप रचनाओं का प्रकाशन करते हैं, और साथ ही जिनकी बेहतर रचनाएं होती है उसको आप और ही बड़े स्तर पे आप करवाने का काम करते हैं। और अनुराधा प्रकाशन आज किसी भी क्षेत्र में किसी भी उसमें नाम का कहना चाहिए कि वो अगर मैंने भी जाना था, स्टार्टिंग से जाना था, तो मैं अनुराधा प्रकाशन को जानती थी और मानती भी थी, क्योंकि मेरी कुछ रचनाएं शुरुआत में यहाँ प्रकाशित भी हुई है। बीच में थोड़ी दूरियां आ गई, लेकिन एक फिर से सुखद अवसर आया है कि उससे जुड़ने का, उससे मिलने का एक सुखद मौका मिला है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और रेखा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सब भी जरूर जुड़े। लेकिन सर अभी मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपकी एक रचना जरूर सुनना चाहूंगी। और साथ देखिए, अब जैसा अभी हमने कहा था कि अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं उसी से संबंधित अपने कुछ छंद आपके सम्मुख रख रहा हूँ। स्वागत है। कैसे हम आजाद हैं, जात पात पर भेद हैं, गाते अपना राग हैं, हुआ देश आजाद है, भूखमरी बढ़ती गई, बढ़ता निश्चरवाद है। जी हाँ, हम आजाद हैं, जाकर पूछो कृषक से, चढ़ते सूली आज हैं। मानो तो आजाद हैं, मानो तो आजाद हैं, ज्ञान क्रांति आ गई, सुनते वे फरियाद हैं। आजादी तो मिल गई, झूम उठे सब नगर में, मानस कलिका खिल गई। ऊंची उड़े पतंग है, स्वतंत्र है अपनी धरा, मन में बहती गंग है। यूं तो सब आजाद हैं, यूं तो सब आजाद हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से मन से सब बर्बाद हैं। राजनीति व्यवसाय है, इसी स्वार्थ से पनपता, जगह जगह अन्याय है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शानदार सर, और मैं जानना चाहूंगी कि आप आज के नवांतुक साहित्यकारों को क्या कहना चाहेंगे और साथ ही कुछ प्रेरणा के आपके शब्द जो है। सबसे पहले तो मैंने हमेशा ये कहा है कि आप जैसे रचनाकार पहले लिखते थे, रचना साहित्य हम सभी जानते हैं कि समाज का दर्पण होता है, जो घटित हो रहा है उसी से संबंधित आप साहित्य सृजन करते हैं। पहले गीत भी लिखे जाते थे, वो कितने सदियों तक, सैकड़ों दशकों तक चलते थे, लेकिन आज उसका स्तर क्या हो गया। लेकिन फिर भी प्रतिदिन अपनी रचना लिखने का प्रयास करें और उसको निखारें, और आवश्यकता पड़े तो किसी संस्था से भी जुड़ें, हमें भी भेज सकते हैं अपनी रचनाएं, और उसको जिसको हम प्रकाशित भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें सुधार भी करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही सुंदर शानदार हमारी जो परिचर्चा हुई और कुछ सार्थक चीजें यहाँ निकल कर आई हैं।
कि आज के रचनाकारों को क्या उद्देश्य लेकर चलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कर्मठता, ईमानदारी, जीवन में सच्चाई और कुछ गुणों को लेकर आप चलते हैं और परिश्रम करते हैं, तभी आपको सफलता की कुंजी प्राप्त होती है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सफलता के पीछे संघर्षों से भरी कहानी है, और संघर्ष भूलकर सब कहते हैं कि मनमोहन कितना भाग्यवानी है। तो बिल्कुल सही बात, सार्थक व्यक्तियां आपके लिए उभर कर आई थी। और मैं सिर्फ दो शब्द और बोलना चाहूंगी कि जब जब लेखनी शब्दों का स्पर्श करती है और लेखनी कुछ कहती है, तभी वह लेखनी सार्थक होती है। तो कहती हूँ कि जब जब आपकी लेखनी किसी के हृदय को स्पर्श कर जाती है, जब जब आपकी लेखनी किसी के हृदय को स्पर्श कर जाती है और आपके मन के भाव यूं ही लोग पढ़ जाते हैं, तो लेखनी तू तो ऐसे कमाल कर जाती है कि उठा के वेदना सबको सहज कर जाती है। उठाकर वेदना तो सबको सहज कर जाती है। तो ऐसी वेदना और संवेदना लिखने में होनी चाहिए। और आज हमारे सामने संपादक बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, तो हमारी रचनाओं को भी जांचने का काम होगा। तो मैं सिर्फ दो लाइन और कहती हूँ कि नैनो के भाव को पढ़ जाना, नैनो से नैनो के भाव को पढ़ जाना, बिन कहे ही उन शब्दों को हृदय से लगा जाना, बिन कहे ही उन शब्दों को हृदय से लगा जाना, वो तो कह के भी न कह सकेंगे उन एहसासों को तुम स्वयं यहाँ गढ़ जाना, उन एहसासों को तुम यहाँ स्वयं ही गढ़ जाना। और कहते हैं कि जब रास्ता कोई रोकता है तो हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह ही मैंने एक रचना लिखी थी, पर चूंकि इसमें नहीं लिखी तो मैं दूसरी सुनाती हूँ कि ये चलता हुआ रास्ता है जनाब, जो रुका है वो रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये बढ़ता हुआ रास्ता है जनाब, जो रुका है वो रुक जाएगा, वह आगे नहीं जाएगा। यहाँ किसी की ना पड़ी है, किसी को भी किसी की ना पड़ी है। हर आदमी को यहाँ पर वक्त की बहुत कमी है, हर आदमी को यहाँ पर वक्त की बहुत कमी है। और देखा है कि अक्सर हम स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 1 मिनट हम रुक जाते हैं तो लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो सब निकलते जाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप रुक गए हैं तो आपको जगह दे। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, और आप ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं कि आप अनवरत रूप से चलते रहें, चरामेती। और जो व्यक्ति ही इस चरामेती और चरावेती के सिद्धांत को मानता है वो ही आगे बढ़ता है। तो ऐसे शानदार शख्सियत से हमने आपकी रूबरू मुलाकात करवाई, जो चरावेती और हमेशा चलते रहे हैं अनवरत रूप से, और आज भी उतने ही सशक्त रूप से और कार्य कर रहे हैं। हम पीछे उनका ऑफिस देख रहे हैं, वो अभी भी बैठ के ऑफिस में काम कर रहे थे और करते रहते हैं। तो ऐसी जिजीविसा होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा होना चाहिए। और जो व्यक्ति अनवरत रूप से चलता है वही व्यक्ति कुछ काम करता है, क्योंकि पानी जहाँ रुकता है वहां तो गंदगी आ जाती है। इसीलिए नदी की तरह निरंतर बहने का काम और अनवरत रूप से झरना बनने का काम जो है वो बहुत ही होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द के द्वारा ही सबका आभार प्रकट करें, और इसके बाद अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अतुल्य मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं, और आप बहुत ही अच्छे कवि और रेखा चित्र बनाते हैं, तो आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि अब हमारे जो विशिष्ट अतिथि महोदय हैं और विशिष्टता के साथ अपना आभार प्रदर्शन करें और लोगों के लिए 2 शब्द कहें। परम आदरणीय अरुणा पाठक जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, और जिस तरह से आपने मेरा प्रस्तुतिकरण किया है, आज मैं खुद अपने आप को आपके माध्यम से जान रहा हूँ। बहुत बहुत आभार। और काव्य हिंदुस्तान साहित्यिक मंच को नमन, अभिनंदन, आभार आपने। और सभी श्रोतागण या जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये आज का आयोजन जो आदरणीय अरुणा पाठक जी ने किया है और आदरणीय रेखा जी के माध्यम से मार्गदर्शन में हुआ है, इसकी
जब आप वीडियो उपलब्ध कराएंगे तो इसको हम अनुराधा प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर भी इसको लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस इतना शानदार प्रेरणा के साथ और साथ ही उन नवोदित रचनाकारों के साथ जो लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो हमेशा उत्कर्ष मेल है वो स्वागत करता है और साथ ही आपकी रचनाओं का सम्मान भी करता है। तो इसके लिए आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो भी इनसे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। और साथ ही साथ रचनाओं को एक उच्च स्तर पर ले जाने का जो काम है वो आप खुद भी करते हैं, क्योंकि जब आप निरंतर करते हैं, आपने बताया कि प्रतिदिन रचनाएं लिखना चाहिए, अनवरत रूप से कार्य करना चाहिए। वो खुद भी इस व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं और ऐसे काम करते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काव्य हिंदुस्तान पटल की ओर से मैं आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही अपने श्रोतागणों का जो अनवरत रूप से जुड़े होकर अनवरत ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करते हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करती हूँ। साथ ही रेखा जी का, जिसके सुंदर और शानदार काव्यमय आयोजन के द्वारा हमें ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिलता है, तो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही साथ काव्य हिंदुस्तान पटल का, जो कि आज राष्ट्रीय नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने लगा है, उसके लिए भी मैं काव्य हिंदुस्तान पटल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी रचनाकारों। और आपका कीमती समय यहाँ देने के लिए और कीमती जो आपने यहाँ पर हम लोगों को प्रेरणा दी है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और परिवार दिवस की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, सब खैर। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर। और मुझे लगता है कि रेखा जी यदि हों तो वो भी आ सकती है। पर रेखा जी, धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। और साथ ही हर संडे को हम किसी शख्सियत से आपका रूबरू मुलाकात करवाते हैं, तो उसी के साथ फिर उपस्थित होती हूँ। और आपको बिंद की धरती से मैं अरुणा पाठक आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ।